we were doing chapter 5, Women Change the World. One more example of breaking stereotypes is given in your book. And who was that woman who had broken the stereotype? She was Ruqayya Shekhawat Hussain. Ruqayya Shekhawat Hussain, born in a very rich family. उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ था. बट एट दैट टाइम women was not allowed to get the education of English, especially of English and Bangla language. विमेन को उस टाइम तक बंगला और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने नहीं दी जाती थी. उनको ना तो वो लिखना सिखाया जाता था, ना ही राइट करना. लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज को जानती थी, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज सिखाना उस टाइम कुछ ज्यादा बैंड नहीं था. लेकिन रुकैया शेखावत को शुरू से ही इंग्लिश सीखने का मन में बहुत ज्यादा लगन थी, तो उन्होंने ये लैंग्वेज अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से सीखी. उस टाइम पीरियड में ये माना जाता था अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेंगी तो वो गर्ल्स जो है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगी, वेस्टर्न कल्चर में न्यू आइडियाज वो सीख लेंगी. इसलिए वो गर्ल्स को ये लैंग्वेज सीखने से मना किया जाता था. लेकिन क्योंकि उस समय बॉयज ये लैंग्वेज सीखने लगे थे, तो उनके भाई को इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने बाहर से न सीख करके अपने बड़े भाई से स्पेशली इस लैंग्वेज को सीखा. और धीरे धीरे एट द एज ऑफ 25 उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया. वो एक बहुत ही अच्छी राइटर बन गई. शी बिकेम अ राइटर एंड रोट सुल्तानाज ड्रीम. सुल्तानाज ड्रीम उनकी बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है. और इस बुक में को उन्होंने 1905 में लिखा. और इस बुक में उन्होंने एक लेडी, सुल्ताना नाम की एक लेडी को इमेजिन किया. उन्होंने उसमें उसको मेन अपना जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो उन्होंने सुल्ताना को माना. और सुल्ताना एक ऐसे एरिया में पहुंच जाती है जिसका नाम उन्होंने रखा लेडी लैंड. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ सुल्ताना's ड्रीम इन विच शी reached at a place and the name of that place is the Ladyland. And what is Sultana's Ladyland? Sultana's Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. सुल्ताना ने अपने लेडीलैंड में क्या इमेजिन किया? उन्होंने इमेजिन किया कि विमेन के पास बहुत सारी पावर्स हैं और विमेन के पास फ्रीडम है, जहां वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकती है, स्टडी कर सकती है, वर्क कर सकती है. और उसके पास इतनी पावर है कि वो रेन को भी कंट्रोल कर रही है. क्लाउड से रेन को नहीं होने दे रही है, जब उसका मन कर रहा है तभी उसको होने दे रही है. और यहाँ पे वो एयर कार्स को भी फ्लाई कर रही है, जबकि उस टाइम पीरियड तक एयर कार्स को उड़ाना मीन्स एरोप्लेन्स को उड़ाना लेडी के लिए इम्पॉसिबल सी बात थी. जिस टाइम में लेडी को एजुकेशन नहीं लेने दी जाती थी, उस टाइम भी सुल्ताना के जो उनकी बुक है रुकैया शेखावत हुसैन ने इस चीज को इमेजिन किया कि वीमेन जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है. अब सुल्ताना के लेडी लैंड में एक चीज और है, यहाँ पे उन्होंने मैन को सेक्लूजन में रखा. सेक्लूजन मीन्स मैन को बिल्कुल इस एरिया से ही दूर रखा. ये वो जगह है जहां पे सिर्फ वीमेन पावर थी, और वीमेन की ब्रेन पावर के आगे जो मैन के वेपन्स हैं, द वेपन्स ऑफ द मैन वर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ द वीमेन. As Sultana was traveling in this ladyland, she was awakened up and then she learned that she was just only dreaming. And for the betterment of the girls, Ruqayya Shekhawat Hussain has started one school for girls in 1910. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this, the school is still functioning. The next topic is schooling and education today. आज के टाइम में एजुकेशन और स्कूलिंग, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो आफ्टर 10 years एक सेंसस करवाती है. व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन. हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसकी काउंटिंग करवाने को सेंसस कहते हैं.
और ये सेंसस में पॉपुलेशन को भी काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट को भी चेक किया जाता है, मेल फीमेल में लिटरेसी रेट कितना है। तो आफ्टर every 10 years this census is done. In 1961 the male literacy rate means पढ़े लिखे मेल जो थे वो 40% थे और फीमेल 15% थी in 1961, but in till 2001 it was 76% male and 54% female, means the literacy rate is increasing. तब से लेकर आज तक लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है। And after 2001 the next census was done in 2011 and the male literacy rate was 82.1% and the female literacy rate was 65.5%. It shows that the literacy rate is increasing, but still there is gap between male and female education. The next topic is schooling and social groups. स्कूलिंग का सोशल ग्रुप्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? सोशल ग्रुप्स में हम यहाँ पे हमारी बुक में 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, 2 मेन ग्रुप्स लिए गए हैं। द फर्स्ट इज शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट एससीज। शेड्यूल कास्ट इज द ऑफिशियल टर्म यूज्ड फॉर दलित्स। दलित्स के लिए हम जो ऑफिशियल टर्म यूज करते हैं वो है हमारी शेड्यूल कास्ट। और सेकंड है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स means STs. Scheduled tribe is an official term used for the Adivasis and for the Muslims. And what happens with these social groups in education? The girls belonging to these social groups leave school in early stage. Before the primary means they used to study till primary, or before primary they leave the school. Why do the girls belonging to these social groups leave school in early stage? What are the reasons behind it? Reasons for leaving school is, the first is schools are far from people's homes. Schools, especially in rural areas में schools लोगों के घरों से काफी दूर हैं। दूर होने की वजह से वो लोग अपनी बेटियों को उन schools में नहीं भेज पाते हैं। The second is lack of transportation. ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी है। The third is families are unable to pay educational expenses. वो families because they are poor तो उनको educational जो expenses है उनका उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनको पे कर पाए। And the fourth is many teachers and classmates discriminate these students because they belong to social tribes, and you can say that these are SCs and STs. So some teachers are nowadays also, you can find such type of people who are using the stereotypes till now. वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सभी पीपल को इक्वल समझती है। लेकिन आज भी कई टीचर्स या कुछ क्लासमेट्स बच्चों के ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसा कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी में पढ़ा था। And the last topic of this chapter is women's movement. Now you are watching that the women and girls are getting education, but this change is not automatic. For this change, several women have done so many struggles, and how these struggles are done, किस तरह से ये struggles किए गए। The first is the campaigning. Campaigning से जो राइट विमेन चाहती थी, कैंप्स लगा करके कैंपेनिंग के लिए कैंप लगाए जाते हैं जगह जगह पर, जहां उनको लगता है कि यहाँ हमें अच्छी पॉपुलेशन की जो सपोर्ट मिल सकती है, वहीं पे विमेन ने कैंप्स लगाए। और इसमें सबसे बेटर एग्जांपल इसका हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे लॉज जो है कैंपेनिंग की वजह से पास की गई विमेन के लिए, और इसमें से सबसे मेन एग्जांपल हमें देखने को मिलता है 2006 में। इन 2006 a law was passed against domestic violence. Domestic violence means विमेन के साथ घर में ही होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक लॉ पास की गई जो 2006 में पास हुई थी। अब इस लॉ के तहत
विमेन के साथ घर में अगर कोई भी किसी टाइप का मेंटली या फिजिकली किसी टाइप की वायलेंस करता है, अत्याचार करता है, तो विमेन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और अपने लिए अधिकार मांग सकती है, अपना जो उनका हक है वो मांग सकती है। द सेकेंड इज रेजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, और रेजिंग मतलब जागरूकता के लिए आवाज उठाना, जागरूकता फैलाना। हाउ दिस इज डन? Awareness is done by playing the street plays, by the songs and public meetings. इन सब चीजों के सहारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि विमेन को अपने ही राइट्स के लिए जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके। द थर्ड इज प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने के लिए जुलूस निकालना थ्रू द public rallies, you can say, and the demonstrations also. And fourth is social solidarity. Solidarity means एकजुटता। जो भी विमेन अपने लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहती हैं वो एकजुट हो जाती है, मीन्स यूनिटी में खड़ी हो जाती हैं और उस राइट के लिए आवाज उठाती हैं। सो दीज आर द मूवमेंट्स which were taken by the women to get their rights. Now, our chapter has been ended.